हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा था वो हम पढ़ रहे थे अभी अपना रक्त परिसंचरण तंत्र का। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में यदि हम बात करें तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम लोगों को 3 टॉपिक पर डिस्कशन करना था। कौन कौन सा? सबसे पहला पढ़ना था हमको ब्लड या रक्त। दूसरा जो हमें पढ़ना था वो पढ़ना था हार्ट या हृदय, है ना। और जो तीसरा टॉपिक हमको पढ़ना था वो पढ़ना था हमको रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। ओके, तो अभी जो हमने अपने टॉपिक पर डिस्कशन किया है तो वो अभी हम लोग अपना क्या हार्ट का जो टॉपिक था वो हमने क्या किया है अभी, तो वो किया है हमने अपना कंप्लीट, है ना। हार्ट के टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और जो आज हम अपना टॉपिक ले रहे हैं तो वो पढ़ेंगे आज से हम ब्लड, है ना। ब्लड के बारे में हम लोग अभी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अभी जो स्टूडेंट हमारे चैनल में नए आए हैं और उन्होंने हार्ट का हमारा टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो मेरे प्रीवियस लेक्चर पर जाकर जरूर इस टॉपिक को पढ़ें। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, किसके लिए, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। पिछले लेक्चर में हमने विस्तृत हार्ट की बहुत अच्छे से चर्चा की है, वो आप लोगों को अवश्य देखना है ना। इसके बाद जो आज हम अपना टॉपिक लेके चलेंगे तो वो है हमारा ब्लड का, या ब्लड पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड शरीर में कैसे बनता है या क्या होता है, ये सभी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे, है ना। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो अभी जो हम अपना टॉपिक उठा रहे हैं या ले रहे हैं तो वो आज से हमको अपना स्टार्ट करना है क्या, ब्लड, है ना। ब्लड की यदि हम बात करें तो सबसे पहले ब्लड कहलाता क्या है, हैं? ब्लड के और नाम क्या हैं? इसे हम लोग रक्त भी बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, या रुधिर भी बोलते हैं। किसे? ब्लड को। यह आपको इनके नाम पता होंगे, है ना। रक्त बोलते हैं, रुधिर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम ब्लड की बात करें तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमें इसके अर्थ के बारे में, इसके मतलब के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर यह कहलाता क्या है ना। तो ब्लड की यदि हम बात करें तो यह कहलाता है क्या, तो तरल संयोजी ऊतक। क्या कहलाता है? तरल संयोजी ऊतक। तरल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह लिक्विड फॉर्म में होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तरल इसलिए कहते हैं कि यह क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। संयोजी की यदि हम बात करें तो संयोजी का अर्थ होता है जोड़ना। क्या अर्थ होता है? संयोजी का अर्थ होता है जोड़ना। अब किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो याद रखना है आप लोगों को कि जो ये संयोजी की बात कर रहे हैं, मतलब जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो यह किसको जोड़ता है? दो या दो से अधिक अंगों को क्या करता है? अंगों को क्या करता है? आपस में जोड़ने का कार्य करता है। आपस में क्या करता है? तो जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसे बोलते हैं संयोजी। अब हम अपने जो बात करें ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ऊतक कहलाते हैं हमारे टिश्यू कहलाते हैं ना। तो ब्लड में ऊतक का क्या काम है, तो याद रखना कि ये ऊतक का अर्थ इसलिए, मतलब इसे तरल संयोजी ऊतक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ब्लड होते हैं इसमें कोशिकाएं अधिक पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? तो वह पाई जाती हैं, कोशिकाएं अधिक पाई जाती हैं। जब हम अपने कोशिका के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे तब हमने आपको बताया था, स्टार्टिंग का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि समान कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं
क्या, समान कोशिकाएं या सिमिलर सेल्स जब आपस में मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं, तो ऊतक का निर्माण करती है। ऊतकों से मिलकर बनते हैं अंग और अंगों से मिलकर बनता है एक अंग तंत्र, है ना। और अंग तंत्र से क्या होता है, मानव शरीर की उत्पत्ति होती है। फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, तो इस सभी बारे में अच्छे से पढ़ा था। समझ में आया कि ब्लड क्या है, ब्लड है तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे और अपन, इसको हम लोग लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ये भी आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है ना। तो अभी हमने ब्लड के बारे में जाना कि ब्लड क्या है, तो वह है तरल संयोजी ऊतक। तरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह लिक्विड फॉर्म में होता है। संयोजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह दो या दो से अधिक अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ऊतक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोशिकाएं अधिक पाई जाती हैं। या इसे क्या बोलते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। नोट कीजिए आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर इसके आगे की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, है ना। अच्छा, यदि हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, तो ब्लड की ही बात करेंगे, ठीक है। ब्लड की यदि हम बात करें तो स्वस्थ, या मतलब जो स्वस्थ मनुष्य होता है, तो स्वस्थ मनुष्य में जो ब्लड होता है वह कितना पाया जाता है, तो स्वस्थ मनुष्य में आप लोगों को याद रखना है कितना पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है, 5 से 6 लीटर, है ना। 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड पाया जाता है। अब आप लोगों को एक बात का याद रखना है, क्वेश्चन यदि आए आपसे पेपर में पूछा जाए कि 100 किलोग्राम, मतलब 100 किलो का एक व्यक्ति है, क्या है, 100 किलोग्राम का एक व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति में ब्लड कितना होगा। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, कितना, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर, 8 लीटर, है ना, या 8 से 10 लीटर, ठीक है। यदि आप इसमें 5 से 6 लीटर ऑप्शन में लगाएंगे तो यह आपका गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि अभी आपने बताया कि 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य में क्या पाया जाता है, तो ब्लड पाया जाता है। लेकिन आप लोगों को यह याद रखना कि अधिकांश जब मतलब जो ये हम लोगों ने पढ़ा है, तो यह पढ़ा है हम लोगों ने एवरेज, ठीक है। तो आप लोगों को एक बात और याद रखना है, तो क्या रखना है कि जो ब्लड होता है, तो ब्लड शरीर के भार का, क्या, यहां पे आप लोगों को लिखना है कि ब्लड शरीर के भार का 7 से 8 लीटर, शरीर के भार का 7 से 8 लीटर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, बॉडी में या शरीर में। तो यदि अब आप यह बताइए, जैसे 100 किलोग्राम का एक व्यक्ति है, तो इसमें ब्लड कितने लीटर पाया जाएगा, तो आपको इसमें आंसर लगाना है 7 से 8 लीटर। क्यों, क्योंकि यह शरीर के भार का 7 से 8 लीटर होता है ना। तो अभी जो एवरेज देखा है, तो सभी तो 100 किलो के होंगे नहीं, कम के होंगे। तो यह जो है, तो यह क्या है, तो हमें याद रखना है कि यह है हमारा लगभग 5 से 6 लीटर। यदि क्वेश्चन पूछे स्वस्थ मनुष्य में जो हमारा ब्लड होता है वह कितना पाया जाता है, तो लिखना है हमको 5 से 6 लीटर, ठीक है। यदि क्वेश्चन ऐसा बने 100 किलोग्राम में मतलब कितना कैसा पाया जाता है, तो याद रखना कि शरीर के भार का 7 से 8 लीटर ब्लड पाया जाता है। ओके, अब हम लोगों को करना है इसके आगे की चर्चा, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। फिर इसके आगे की चर्चा हम कर रहे हैं, है ना।
हम लोगों ने अभी क्या देखा कि ब्लड क्या होता है। अब यदि हम ब्लड की यदि हम पीएच मान की बात करें कि पीएच कितना होता है, तो याद रखना है आप लोगों को कि जो ब्लड का पीएच होता है तो वो होता है 7.4, है ना। तो कैसा होगा, तो यह होगा क्षारीय, है ना। याद रखना है जो पीएच होता है तो कितना होता है, 7.4 होता है और क्षारीय होता है। अब यदि हम ब्लड के भाग की बात करें, किसके, कि ब्लड के कितने भाग होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि ब्लड के होते हैं 2 भाग। कितने भाग होते हैं, तो ब्लड के जो भाग होते हैं तो वह होते हैं 2 भाग। इस चार्ट को आपको अच्छे से समझना है। 2 भाग कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला होता है ठोस भाग और दूसरा जो भाग होता है वो होता है तरल या लिक्विड, है ना। तो ठोस वाले भाग की यदि हम बात करें तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो याद रखना इसमें सबसे पहले पाया जाता है RBC, ठीक है। दूसरा क्या पाया जाता है, WBC, है ना। और तीसरा जो पाया जाता है तो वो पाए जाते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। अब आप कहेंगे RBC WBC में S क्या है, तो इसका आप लोग याद रखना है कि इसका जो नाम होता है तो वो अब हम लोग यह पढ़ते हैं, क्या, ये हो जाएगा रेड, क्या हो जाएगा, रेड ब्लड, ठीक है, और कार्पल्स, ठीक है, PUSCLS, ठीक है, ठीक है। कार्पस सेल्स, इसे क्या बोलते हैं, कार्पस सेल्स, ठीक है, या लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, याद रखना है ना। इसे क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पस सेल्स, है ना। ये अपनी वाइट ब्लड कार्पस सेल्स हो जाएंगे और यह हो जाएंगे अपना प्लेटलेट्स। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, तरल की। तो तरल में क्या पाया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि तरल जो वाला भाग है तो इसमें लगभग कितना, तो 95% तो पाया जाता है द्रव। क्या पाया जाता है, 93% मतलब 93% तो पाया जाता है इसमें द्रव, है ना। और फिर इसके बाद इसमें पाया जाता है 6% प्रोटीन। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अब तरल या द्रवित अवस्था की बात कर रहे हैं ना। और इसमें फिर जो लास्ट का अपना 1% बचा है तो 1% में इसमें अन्य पदार्थ, क्या, अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। अन्य पदार्थों से तात्पर्य मतलब इसमें पाए जाएंगे विटामिन, हार्मोन्स, है ना, लवण वगैरह आदि। तो यह सब चीजें 1% इसमें पाई जाती हैं। भाग कितने होते हैं, 2 भाग होते हैं, पहला ठोस दूसरा तरल। पहला RBCS रेड ब्लड कार्पल्स, WBCS वाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। इसको आप लोग कीजिए नोट। इसके बाद हम अपने जो टॉपिक की चर्चा करेंगे तो वो अब हमें पढ़ना है RBC, है ना। RBC पढ़ना है अब हमें, तो इसे आप लोग नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे RBC के बारे में, है ना, RBC, ठीक है। अब हमें पढ़ना है क्या, RBC, है ना, या लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, है ना, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड, है ना, और कार्पल्स। इसे
एक नाम और भी बोलते हैं क्या, तो रेड ब्लड सेल्स। अगर ये भी है तो ये भी सही है, ठीक है। इसका एक और नाम भी होता है, वो भी आपको याद रखना है, इरेथ्रोसाइट, ये भी आपको याद रखना है। तो अभी हमने क्या देखा है, इसके नाम देखे हैं, ठीक है। आरबीसी की यदि हम बात करें, किसकी, आरबीसी की यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि हम इसकी संख्या देखें, क्या देखें, सबसे पहले यदि हम इसकी संख्या की बात करें तो याद रखना कि संख्या इसकी कितनी होती है, 5.5 मिलियन, ठीक है। 5.5 मिलियन पर MMQ, ठीक है। 5.5 मिलियन का मतलब क्या है, 55 लाख, ठीक है। और इस mm का मतलब है मिलीमीटर क्यूब, मतलब इतने एरिया में मिलीमीटर क्यूब, इतने मतलब इतने एरिया में कितनी, तो 55 लाख या 5.5 मिलियन आरबीसी पाई जाती है ना। कितनी पाई जाती हैं, 5.5 मिलियन, ठीक है। अब यदि हम इसकी बात करें कि इसका जो आरबीसी का निर्माण होता है, क्या होता है, निर्माण, तो वह कहाँ होता है। निर्माण की यदि हम बात करें तो याद रखना कि इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो जिसे हम लोग बोलते हैं वोन मेरो। इसका निर्माण होता है वोन मेरो। अब समझिए आप, जैसे ये क्या है, ये हमारी अस्थि हो गई, क्या हो गई, यह है अस्थि, है ना। और जो इसके अंदर का भाग है यह कहलाता है अस्थि गुहा, है। इसमें क्या होता है कि इसके मध्य में, बीच में इस प्रकार का एक तरल पदार्थ पाया जाता है। कैसा, ये तरल पदार्थ जो आपको दिख रहा है, अस्थि में इस प्रकार का ये तरल पदार्थ पाया जाता है, ये क्या कहलाता है, तो याद रखना ये कहलाता है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। तो निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। यदि हम इसके जीवन काल की बात करें, किसकी, आरबीसी के जीवन काल की बात करें, तो आप सभी को पता होगा कि इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का, है ना। क्या होता है, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। हम लोग एक चीज और, जो आरबीसी का कब्रिस्तान होता है, क्या होता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, आप सभी को पता होगा बहुत अच्छे तरीके से, यह मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को शायद पता हो, क्या कहते हैं, बोलिए। तो इसका जो कब्रिस्तान होता है तो वो होता है प्लीहा या स्प्लीन, है ना। क्या होता है, प्लीहा या स्प्लीन, क्या कहलाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, दो बातें याद रखनी है। कौन कौन सी बातें, इसे मैं रफ किए दे रहा हूं, आप लोग नोट कीजिए, ठीक। इसका जो हमें एक बात याद रखनी है, किसमें याद रखनी है, आरबीसी में, तो वो आप लोग देखिए, नोट। सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो हमारी आरबीसी किस में पाई जाती है, आरबीसी किस में पाई जाती है, तो आरबीसी पाई जाती है किस में, ब्लड में, ठीक है। आरबीसी पाई जाती है हमारे ब्लड में। तो एक बात याद रखना, जब आरबीसी का जो जीवन काल है वह समाप्त हो गया, ठीक है, मतलब जो डेड आरबीसी या मृत आरबीसी, कैसे आरबीसी, मतलब मृत आरबीसी, तो जो यह मृत आरबीसी है, मृत आरबीसी, ठीक है। तो मृत आरबीसी को
ठीक है। मृत आरबीसी को बाहर, जैसे अब इसका कोई कार्य नहीं है, यह वेस्ट हो गई या मृत हो गई, तो रक्त से बाहर, है ना, कोई या रक्त से नष्ट या रक्त से बाहर, रक्त से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? तो याद रखना है आपको, प्लीहा। कौन करता है? प्लीहा या स्प्लीन। ओके। और यदि शरीर में, मतलब जो हमारे शरीर में आरबीसी को, मृत आरबीसी, सॉरी क्या, मृत आरबीसी को, जो रक्त से था, अब हम देखेंगे शरीर से बाहर, शरीर से जो बाहर निकालने का कार्य करता है तो वो करता है हमारा यकृत, यकृत, लीवर। ये आपको पॉइंट दोनों याद रखने हैं। क्या याद रखना है? जो मृत आरबीसी को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है प्लीहा, और लीवर क्या करता है? तो यह शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, यह रक्त से और यह शरीर से। ठीक है। आपको याद रखना है कि आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। जब आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो किसकी सहायता से? इसे हम HB भी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। तो मतलब आरबीसी में, मृत नहीं, आप याद रख लेना, जैसे ये अपना जो पॉइंट है इसको याद रखना है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो इसका कार्य क्या होता है? यह इसके माध्यम से क्या करती है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? आरबीसी का। किसके माध्यम से करता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम। तो आरबीसी के यदि हम कार्य की बात करें तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का क्या करता है यह? तो परिवहन, मतलब शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को क्या करता है? पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? आरबीसी। ओके। अब आप लोगों को एक बात और याद रखना है। क्या ये इतना नोट हो गया? ठीक है, ये आप नोट करते जाइए। अब आरबीसी का और क्या कार्य होता है? तो एक बात याद रखना है, जो मनुष्य होते हैं या हम, क्या है? मनुष्य और सभी जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, मनुष्य और स्तनधारी जीव होते हैं, स्तनधारी जीव। तो इनमें क्या होता है? इनकी आरबीसी में, स्तनधारी जीवों की आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। यह भी हम लोगों ने चर्चा किया था अपने कोशिका वाले चैप्टर में। आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है। इसका एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है? तो हम लोगों को देखना है कि जो यह एक अपवाद आप लोगों को याद रखना है कि एक लामा प्रजाति होती है। लामा, ये क्या है? यह है एक ऊंट की प्रजाति। यह भेड़ की तरह दिखते हैं, मतलब। तो लामा क्या है? यह ऊंट की प्रजाति है। इसकी आरबीसी में क्या होता है? तो इसकी आरबीसी में केंद्रक होता है उपस्थित, मतलब कि पाया जाता है। इसमें केंद्रक क्या होता है? इसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो यह एक अपवाद है। अपवाद क्यों है? कि जो यह लामा है, या लामा जो हमारी ये ऊंट की प्रजाति है, यह भी एक स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी है। यह स्तनधारी है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि मनुष्य और स्तनधारी जीवों की आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक वो होता है इसमें अनुपस्थित, मतलब नहीं पाया जाता है। लेकिन यह अपवाद है, ये लामा जो ऊंट की प्रजाति है, इसकी केंद्रक में क्या होती है? आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। यह जो प्रजाति है, अगर हम इसमें थोड़ी डीप में जाएं कि यदि यह कहाँ पाया जाता है, ये जैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि जो ये प्रजाति पाई जाती है, तो याद रखना जी, यह
जो प्रजाति है यह साउथ अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो साउथ अमेरिका में यह प्रजाति पाई जाती है ना। अच्छा, एक चीज और, आरबीसी में क्या बताया हमने पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमो का मतलब होता है धातु और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? जो अपना हीमोग्लोबिन होता है, तो इसमें जो हीमोग्लोबिन का मतलब है धातु, मतलब कि इसमें क्या होता है? तो Fe या लोहा, है ना। तो याद रखना कि इसमें Fe पाया जाता है। जब भी रक्त में इसकी कमी होती है तो आप लोगों को पता होगा कि एक रोग हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एनीमिया, है ना, एनीमिया। तो इसको भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ओके, तो यह हमने पढ़ लिया क्या? आरबीसी। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अपना, तो आरबीसी के अंदर अभी हमने आपको बताया क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो अब हम अपनी जो चर्चा करेंगे वो कर रहे हैं हीमोग्लोबिन पे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट कीजिए। तो अब हमें क्या किसकी चर्चा करना है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन में यदि हम देखें तो इसे हम देखेंगे दो भाग में। ठीक है, कौन कौन सा? तो सबसे पहला हमें देखना है हीमो और दूसरा देखना है ग्लोबिन। हीमो का अर्थ होता है धातु, समझिए अच्छे से। हीमो का अर्थ होता है धातु और ग्लोबिन का अर्थ होता है प्रोटीन। मतलब यदि क्वेश्चन आए कि हीमोग्लोबिन में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखना ये ग्लोबिन नाम है किसका? प्रोटीन का। और धातु इसमें कौन सी पाई जाती है? तो याद रखना Fe, लोहा अभी बताया था। तो यह होगा हीमोग्लोबिन। यदि हम मात्रा की बात करें कि यह कितना पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि 100 ml, ये क्या है? 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड में जो इसकी मात्रा होती है हीमोग्लोबिन की, तो याद रखना 12 से 14 ग्राम होती है। ठीक है, 100 ml ब्लड में 12 से 14 ग्राम क्या पाया जाएगा? वो पाया जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन। ओके, तो इतना ये आपको याद रखना है। अब हम करेंगे इसके कार्य की बात। हीमोग्लोबिन में अभी हमने आपको बताया था कि जो रक्त में पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं? रक्त में पाई जाती हैं आरबीसी। इनका क्या कार्य हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का परिवहन, मतलब शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है आरबीसी। किसके माध्यम से करता है? तो वो बताया था हमने आपको हीमोग्लोबिन के माध्यम से। हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन किस प्रकार से मतलब कि हमारी कोशिकाओं में जाता है, तो वो आप लोगों को समझना है बहुत अच्छे प्रकार से। ठीक है, वातावरण में क्या है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि वातावरण से क्या किया? वातावरण में क्या है? तो वातावरण में बोलिए क्या है? वातावरण में है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ली हम लोगों ने, ऑक्सीजन ली अंदर, कहाँ गई? तो ऑक्सीजन गई हमारे फेफड़ों में। रक्त ऑक्सीजन, मतलब रक्त और ऑक्सीजन आपस में कहाँ मिलती हैं? फेफड़े में। जब हमने हार्ट का चैप्टर आपको पढ़ाया था तब उसमें बताया था कि रक्त और ऑक्सीजन कहाँ मिलेंगे? फेफड़े में। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन का यूज कौन करेगा? हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है ये अपना क्या है? हीमोग्लोबिन या Hb। हीमोग्लोबिन को कहते हैं Hb। ठीक है, हीमोग्लोबिन यहां अकेला था तो इसका साथी बना कौन? ऑक्सीजन। मतलब कि इसने हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में क्या हुए? मिले। कहां पे मिले? तो मिले फेफड़ों में। कहां मिले? फेफड़ों में मिल गए। ठीक है, Hb और O2 आपस में मिले फेफड़ों में और क्या बना? HbO2। ठीक है, क्या बना? HbO2। ये क्या कहलाया? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़े तो यह कहलाया
ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना आप लोग, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो अपना HbO2 है, क्या है HbO2 या ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो यह कहाँ जाएगा फिर, HbO2 या ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब आपस में मिला तो वह हमारे हार्ट के माध्यम से कहाँ जाएगा, हार्ट के माध्यम से जाएगा हमारी बॉडी या शरीर में, या शरीर की विभिन्न कोशिकाओं और कहाँ, ऊतकों में, ठीक है, और ऊतकों में जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब मतलब कि जो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन कर रहा है, तो इसने इसका क्या किया, इसने इसको माध्यम बना के शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचा दिया, ठीक है। ऑक्सीजन इसने दे दी शरीर को, ऑक्सीजन दे दी शरीर को, शरीर ने ऑक्सीजन ले ली, हीमोग्लोबिन क्या हो गया, तो वापस से फिर से क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है, वापस से अलग हो गया। मतलब यहां से ये दोनों एक हुए तो ये इसने बनाया HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यह इसने दिया शरीर को, शरीर की कोशिकाओं ने O2 ले लिया, खाली क्या बचा, Hb या हीमोग्लोबिन, वापस यह फेफड़े तक जाएगा और फिर से ऑक्सीजन लेके क्या करेगा, यह कार्य करेगा, ठीक है। तो यह प्रक्रिया इसकी होती है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है कि वापस इसे क्या हुआ, तो वापस यह क्या हुआ कि पुनः टूट गया, किस में टूट गया, तो हीमोग्लोबिन में। ऑक्सीजन शरीर की विभिन्न कोशिकाओं ने ले ली, ठीक है, और फिर से क्या बच गया, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है, यह एक अस्थायी यौगिक है, अस्थायी यौगिक है। क्यों है बताइए, अस्थायी यौगिक क्यों है, वह इसलिए है क्योंकि यह स्थायी कार्य नहीं है, इसका कार्य अलग है, यहां से ऑक्सीजन शरीर को दी और फिर अलग हो गया, ठीक है। तो यह प्रणाली होती है अपनी क्या, हीमोग्लोबिन की। तो इतनी बात भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। जो कुछ मैंने बोला है उसको आपको लिखते जाना है ना, और पढ़ते जाना है। तो यहाँ अपनी हीमोग्लोबिन की चर्चा हो गई। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा तो वो हम पढ़ेंगे WBC का। आज के लिए इतना ही है ना। तो इतना सब आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। जो भी इसमें डाउट है आप लोगों को पूछना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। जो समझ में नहीं आया उसको समझाने का मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।